एलोरा, एलिफेंटा, अजंता, ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। इसको याद रखिए, एलोरा, एलिफेंटा, अजंता महाराष्ट्र में है। और बाघ गुफा जो है, बाघ गुफा है मध्य प्रदेश यानी एमपी में है बाघ गुफा। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे चित्रकला में जो 20 क्वेश्चन इस बार आने वाला है चित्रकला में, वो कहाँ से आएगा, क्या आएगा, उसी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ठीक है। तो इसमें जो रंगों से प्रश्न आते हैं, रंगों से तथा और भी जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, सभी इसमें रहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर हम करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10th में जो हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो इस वीडियो को आपको देखना है अंत तक, ठीक है। तो देखिए, आलेखन बनावट की दृष्टि से कितने प्रकार के हैं, कितने भागों में बांटा गया है बनावट की दृष्टि से, तो 4 भाग में बांटा गया है, इसको ध्यान रखना है। प्राकृतिक आलेखन होता है, अलंकारिक आलेखन होता है, ज्यामितीय आलेखन होता है और सूक्ष्म आलेखन होता है। 4 होते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद रंगों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो रंगों से आपके एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं। रंगों को मुख्य रंग और द्वितीयक रंग 2 भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रंग को ही प्राथमिक रंग कहते हैं, प्रारंभिक रंग भी कहते हैं मुख्य रंग को ही, ठीक है। तो मुख्य रंग किसे कहते हैं, इसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं होती। कहने का मतलब मुख्य रंग जितने हैं इसमें दूसरे रंग नहीं मिलाए जाते हैं। जैसे जो भी कलर रहेगा एक ही कलर वो रहेगा, एक ही रंग रहेगा, उसमें मिलाया नहीं जाता है कोई रंग, ठीक है, एक ही रंग रहता है। देखिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अभी, तो इसमें रंग मिलाया नहीं जाता है। और द्वितीयक रंग जो होते हैं ये मिला करके बनते हैं। द्वितीयक रंग कैसे बनते हैं, ये रंगों को मिला करके, रंगों के मिश्रण से बनते हैं। मुख्य रंगों के मिश्रण से द्वितीयक रंग बन जाते हैं। तो देख रहे हैं अब इसको हम लोग, तो चलिए देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पढ़ेंगे। देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक रंग या मुख्य रंग हैं 3। तो प्राथमिक रंग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला, नीला। लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग होते हैं, और इन रंगों में कोई दूसरा रंग नहीं मिलाया जाता है। जैसे लाल रंग हो गया, तो लाल रंग में 2 रंग नहीं है, सिर्फ एक ही रंग है। लेकिन द्वितीयक रंग में एक से अधिक मतलब 2 रंग मिलाया जाता है एक रंग को बनाने में। पीला में भी एक ही रंग है, नीला में भी एक ही रंग है। इसके बाद देखते हैं द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं। तो लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग हैं, तो इनको मिलाने से बन जाएंगे द्वितीयक रंग। तो लाल और नीला जब मिलाएंगे तो बन जाएगा बैगनी, बैगनी बन जाएगा। और नीला और पीला मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका हरा। और पीला और लाल मिलाएंगे तो बन जाएगा नारंगी। और ये जो बने तीनों कलर जो नए बने हैं, यही द्वितीयक रंग हैं। द्वितीयक रंग नारंगी, बैगनी, हरा। प्राथमिक रंगों को मिलाने से यही 3 रंग बने हैं, और ये 3 रंग हैं द्वितीयक रंग, और ये रंगों के मिश्रण से बने हैं। कहने का मतलब 2 रंग से बनते हैं। जैसे बैगनी हो गया, तो बैगनी में 2 रंग मिलाया गया है, एक तो लाल है, एक नीला है, तब बैगनी बना है। जैसे हरा है, तो हरा में नीला और पीला मिलाया गया है, और नारंगी में पीला और लाल मिलाया जाता है, तब बनता है ये, ठीक है। पीला और लाल मिला देंगे तो नारंगी बन जाएगा, लाल और नीला मिला देंगे तो बैगनी बन जाएगा, पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा बन जाता है। और जो कि ये द्वितीयक रंग, जो तीनों नए रंग बने हैं, ये द्वितीयक रंग यही हैं।
और विरोधी रंग देखिए किसको कहा जाता है, विरोधी रंग। विरोधी रंग वही होते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने के रंग होते हैं। तो एक दूसरे के आमने सामने के रंग कौन से हैं देख लीजिए। विरोधी दो प्रकार से होता है, एक तो जो ये देख रहे हैं और एक होता है ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार, तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो विरोधी रंग देख लीजिए, आमने सामने के रंग विरोधी होते हैं। जैसे लाल का विरोधी हरा होगा, हरा का लाल होगा। नारंगी का नीला होगा, नीला का नारंगी होगा। पीला का बैगनी, बैगनी का पीला। ये सभी एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब ओस्टवाल्ड चक्र। ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं कुल। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं, जिसमें है पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी। ये 8 रंग होते हैं। और इसको याद कैसे करेंगे 8 रंग को? तो इसको सभी रंगों का पहला अक्षर ले लीजिए। जैसे धानी, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा। तो देखिए, धापी नाला बैनी आग, धापी नाला बैनी आग, इसको याद कर लीजिए और इस क्रम में लगा दीजिए सभी को 8 भाग करके। ठीक है, इसको 8 भाग करके सभी में धा है तो धानी यहाँ हो गया, पी है तो पीला हो गया, ना है तो नारंगी हो गया, ला है तो लाल हो गया, बै है तो बैगनी हो गया, नी है तो नीला हो गया, आ है तो आसमानी हो गया, ग है तो गहरा हरा हो गया, गहरा हरा हो गया। ठीक है, ये सभी हैं ओस्टवाल्ड चक्र। तो इसी तरह से इसको इसी ट्रिक से याद करेंगे। धापी नाला बैनी आग, धापी नाला बैनी आग, ये याद हो गया। और इस क्रम में लगाना है, एक क्रम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लगा देंगे तो हो गया आपका 8 रंग हो गया। इस 8 रंग का नाम है ट्रिक से, इसी ट्रिक से याद करेंगे, सरल रहेगा, आपको आसानी होगी। इसके बाद विरोधी, इसमें भी विरोधी रंग होते हैं। तो विरोधी, इसमें भी आमने सामने के रंग विरोधी होते हैं। उसका विरोधी अलग आएगा, इसका अलग आएगा, क्योंकि इसमें 8 रंग हैं, उसमें 6 ही रंग होते हैं। तो विरोधी देख लीजिए, एक दूसरे के सामने जो आ रहे हैं सभी एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। ठीक है, ये विरोधी हो गए। कहने का मतलब नारंगी के सामने आसमानी है तो नारंगी का विरोधी आसमानी हो गया और आसमानी का नारंगी। पीला का विरोधी नीला, नीला का पीला। धानी का बैगनी, बैगनी का धानी। कहने का मतलब एक दूसरे के जो सामने हैं एक दूसरे के विरोधी रंग कहे जाएंगे। तो ये विरोधी रंग हो गया। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद एक होता है, एक आता है और तटस्थ रंग। तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहते हैं किसको? काला और सफ़ेद को। ये 2 रंग, इसको भी याद करेंगे। तटस्थ रंग पूछा जाएगा तो इसमें से काला और सफ़ेद दोनों तटस्थ रंग होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हो गया गर्म रंग और ठंडा रंग। गर्म रंग को उष्ण रंग भी कहते हैं, ठंडा रंग को शीतल रंग भी कहते हैं। तो देखिए, गर्म रंग कौन सा होता है और कौन सा शीतल रंग होता है, इसको देख लेते हैं। तो गर्म रंग जिस रंग में लाल रंग का प्रभाव होता है। ठीक है, जितने रंगों में लाल रंग का प्रभाव रहेगा सभी गर्म रंग हैं। जैसे पीला एक हो गया गर्म रंग, इसके बाद लाल होता है गर्म रंग, नारंगी होता है, बैगनी होता है। ये हो गए गर्म रंग हो गए। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। पीला एक ले लीजिए गर्म रंग, इसके बाद जिसमें जिसमें लाल मिलाया गया है सभी। एक तो लाल खुद ही है, नारंगी में लाल मिलाया गया है, लाल और पीला मिलाया गया है, तब ये भी गर्म होगा। बैगनी है तो बैगनी में भी लाल मिलाया गया है, ये भी गर्म रंग होगा। ऐसे याद कर सकते हैं। कहने का मतलब पीला और जिसमें जिसमें लाल रंग मिलाया गया है सभी गर्म रंग होते हैं। इसके बाद ठंडा रंग देखते हैं। तो जिस रंग में नीले रंग का प्रभाव होता है, जिसमें नीले रंग का प्रभाव होता है वो ठंडे रंग होते हैं। जैसे नीला, हरा, आसमानी, धानी, ये सभी होते हैं ठंडा रंग। कहने का मतलब इन सभी में नीला रंग मिलाया जाता है, इसलिए ये सभी ठंडा रंग हैं।
इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद इंद्रधनुष आ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और सभी रंगों के नाम भी याद करना है आपको, ठीक है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, कुल 7 रंग होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। और इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं: बैजा नीह पिनाला, बैजा नीह पिनाला। तो बै से हो गया बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। बैजा नीह पिनाला, इसको याद कर लेंगे तो इससे आपका पूरा याद हो जाएगा सभी रंग। इसको जानना ज़रूरी है, सभी को याद करना ज़रूरी है, याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब आ गया हमारा, तो 10th के एग्ज़ाम में गुफाएं भी हैं, और गुफाओं का स्थान मतलब कौन सी गुफा के कहाँ पर है ये पूछा जाता है, और इसको याद कर लेंगे हम। इतने बढ़िया से आप सभी को दे रहे हैं, मतलब एक जगह सब मैटर इकट्ठा करके रख दिए हैं, आप सभी के लिए आसानी होगी, नहीं तो आप खोजते रहते और सब मिल भी नहीं पाएंगे खोजने से जल्दी। तो देखिए, एलोरा, एलिफेंटा, अजंता, ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, इसको याद रखिए। एलोरा, एलिफेंटा, अजंता महाराष्ट्र में है। और बाघ गुफा जो है, बाघ गुफा है मध्य प्रदेश यानी एमपी में है बाघ गुफा। जोगीमारा, जोगीमारा गुफा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में जोगीमारा गुफा है। इसके बाद आगे चलते हैं। गुफाओं की संख्या, गुफाओं की संख्या मतलब किस गुफा में कितनी संख्या, मतलब गुफाओं की कितनी संख्या है। एलोरा में गुफाओं की कितनी संख्या है? एलोरा की गुफाओं की कितनी संख्या है? तो एलोरा की गुफाओं की संख्या है 34, कुल 34 गुफाएं हैं एलोरा की, ठीक है। इसको भी याद रखना है। बाघ की गुफाओं की संख्या 9 है, इसको भी याद रखेंगे। अजंता गुफा जो है उसमें 29 और 30 दो मिलते हैं, कहीं 29 मिलता है, कहीं 30 मिलता है। किसी बुक में 29, किसी में 30, तो दोनों इसमें सही ऑप्शन है। तो इसमें से एक आएगा, या तो 29 दिया रहेगा आपके एग्ज़ाम में जो आएगा उस विकल्प में, या तो 29 रहेगा या तो 30 रहेगा। तो अजंता को अजिष्ठा भी कहा जाता है। अगर अजिष्ठा अगर ए लिखा रहे तब पर भी अजंता ही समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद बहुविकल्पी कुछ इस तरह से आएंगे, जैसे कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। संस्कृत भाषा का शब्द है ये कला। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। इसके बाद कलाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो कुल कलाओं के प्रकार 64 बताए गए हैं, इसको याद रखिएगा, 64 बताए गए हैं। इसके बाद ललित कला में कौन सी कला आती हैं? मतलब ललित कला में कौन सी कलाएं आती हैं? तो ललित कला में आती हैं चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला, ये सभी हैं ललित कलाएं। इसको ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में आता है। इसके बाद रूपात्मक कला कौन कौन सी कलाएं? रूपात्मक कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? रूपात्मक कला होता चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, क्योंकि इसमें रूप होता है, ठीक है। चित्रकला में भी रूप होता है, कोई ना कोई रूप, उसमें रूप दिखता है। मूर्तिकला में भी रूप होता है, वास्तुकला में भी रूप होता है। इसके बाद अरूपात्मक कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? अरूपात्मक कला होता है संगीत कला, काव्य कला, इसमें रूप नहीं होता है, ठीक है। इसमें रूप नहीं होता है, इसलिए अरूपात्मक कला इसको कहा जाता है, क्योंकि रूप इसमें नहीं होता है। और मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला में रूप होता है, रूपात्मक कला है। और संगीत कला, काव्य कला में रूप नहीं होता है। संगीत कला जो है ये ध्वनि प्रधान है, और काव्य कला जो है ये भाव प्रधान है, ठीक है। इसके बाद मूर्तिकला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? मूर्तिकला ने मूर्त कला, मूर्त और अमूर्त जो दो चीज़ होता है। तो मूर्त कला कौन कौन सी कला में, मतलब मूर्त कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? मूर्त कला, मूर्ति नहीं मूर्त, ठीक है।
चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, क्योंकि मतलब रूपात्मक कला को मूर्त कला कहते हैं। और अमूर्त कला कौन कौन सी कलाएं होती हैं? तो अमूर्त कला होती है संगीत कला, काव्य कला। ये अरूपात्मक कला है क्योंकि इसमें रूप नहीं होता है। जिसमें रूप होता है वो मूर्त कला है, जिसमें रूप नहीं होता है वो अमूर्त कला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुगल कालीन चित्रकला। तो मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा गया? तो जहांगीर के समय को कहा गया। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग, इसको ध्यान देंगे। स्वर्ण युग, कई स्वर्ण युग इसमें है मुगल काल में। तो चित्रकला का स्वर्ण युग तो जहांगीर के समय को कहा गया है। मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहां को कहा गया है। शाहजहां के समय को कहा गया है, इसको ध्यान देंगे। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय को, और सिर्फ स्वर्ण युग अगर पूछा जाए तो शाहजहां के समय को कहा गया है। इसको आप नोट कर लेंगे तब सही रहेगा, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे इसको। ये सब नोट करने वाली चीज़ें हैं। मुगल स्थापत्य स्वर्ण युग किसके समय को कहा गया? मुगल स्थापत्य स्वर्ण युग, एक स्वर्ण युग और आ गया, तो शाहजहां के समय को कहा गया है। चित्रकला का उत्कर्ष काल कहा गया, तो जहांगीर के समय को कहा गया। ठीक है, इसको ये सब आप लिख लेंगे तभी याद कर पाएंगे। मुगल काल में साहित्य व संगीत का स्वर्ण युग कहा गया। साहित्य व संगीत का स्वर्ण युग अकबर के समय को कहा गया है। इसके आगे चलते हैं। मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ, या मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी? ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, चाहे जैसे आ सकते हैं। तो हुमायूं ने रखी थी नींव इसकी, मतलब शुरुआत हुमायूं से हुआ है। इसके बाद बंगाल शैली लेते हैं, बंगाल शैली देखते हैं। कला में बंगाल शैली देखते हैं। तो बंगाल शैली में देखिए, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक या अग्रणी कौन हैं? तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये दूसरे अलग हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। ठीक है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह तो अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं। इसके बाद भारतीय आधुनिक चित्रकला का आरंभ तो बंगाल स्कूल से हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर के रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र हैं आधुनिक शैली के हैं, ध्यान देंगे। इसके बाद आधुनिक चित्रकार देखते हैं कुछ। राजा रवि वर्मा, असित कुमार हल्दर, के.एस. कुलकर्णी, एन.एस. बेंद्रे, के हेब्बर, अमृता शेरगिल, छितेंद्र नाथ, इसके बाद मकबूल फिदा हुसैन, ये सभी आधुनिक चित्रकार हैं। इनके नाम याद करेंगे, आप याद कर लेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है कि आधुनिक चित्रकार कौन से हैं इसमें से, तो यही हैं। और देखिए, पद्मश्री और पद्म भूषण के हेब्बर को मिला था, इसको याद रखेंगे। पद्मश्री और पद्म भूषण के हेब्बर को मिला था। और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तीनों मिला था एम.एस. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन को। एम.एस. हुसैन का नाम है मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, एम.एस. हुसैन मतलब शॉर्टकट नाम है। ये याद रखेंगे किसको क्या मिला है, कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। पद्मश्री पद्म भूषण से के हेब्बर, पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण से एम.एस. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, इसके बाद बूंदी शैली एक है, बूंदी शैली से भी आता है क्वेश्चन। तो बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार हैं सुरजन। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला, बूंदी शैली को प्रोत्साहन सामंत सिंह से मिला है। बूंदी शैली का उत्कर्ष काल उमेद सिंह के समय, बूंदी शैली का उत्कर्ष काल कब था? तो उमेद सिंह के समय को उत्कर्ष काल माना गया। बूंदी शैली में किस रंग का अधिक प्रयोग हुआ? बूंदी शैली में सोना चांदी रंगों का अधिक प्रयोग हुआ, मतलब सोना कलर और चांदी कलर। राजस्थानी शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के लिए प्रसिद्ध हैं, बूंदी शैली की हैं। ठीक है, इसके बाद किशनगढ़ शैली भी एग्जाम में आता है आपके। किशनगढ़ शैली का संबंध राजस्थान से है।
इसके बाद किशनगढ़ शैली का चित्रकार निहाल चंद, जो कि एग्जाम में आया था, इसमें प्री बोर्ड में आया था और बोर्ड में भी आ सकता है। राधा यानी बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था, ये भी आपके एग्जाम में आया था, निहाल चंद। बनी ठनी के चित्रकार हैं निहाल चंद, ये भी याद रखेंगे। किशनगढ़ शैली के संस्थापक नागरी दास हैं। किशनगढ़ शैली के संस्थापक कौन है? नागरी दास। किशनगढ़ शैली के किशनगढ़ शैली के लघु शैली की स्थापना करने वाले तो सामंत सिंह हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।